बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत हैं। आपको ऑपरेशन रिसर्च 2 की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड एंड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड को और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं मैं 2 मेथड से उसके ऊपर डिस्कशन कर चुका हूँ। आज के प्रॉब्लम में अगर आपको कोई मिनिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम दी हो तो उसे रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड से आपने सॉल्व करना है। तो उसे आप कैसे सॉल्व करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ कंप्यूटेशनल प्रोसीजर यानी जो स्टेप्स आप रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड को के लिए इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले ये आपने सिर्फ कुछ ये 4 स्टेप्स हैं, बस इनको आप याद रखें। इससे पहले मैं जो रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड का जो एल्गोरिदम है उसके ऊपर मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये एल्गोरिदम नहीं है। ये जस्ट आपके मतलब समझ लें कि जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करते हुए जो स्टेप्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको फ़ायदा दे सकते हैं वो ये हैं। बस इन 4 स्टेप्स हैं, ये आप आसानी से याद रख लें। आपका पूरा क्वेश्चन, आपकी पूरी कैलकुलेशन इसके गिर्द ही घूम रहेगी। पहला स्टेप आपने ये करना है, कन्वर्ट द गिवन प्रॉब्लम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। अपनी दी हुई प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। सेकंड स्टेप ये है कि इफ द प्रॉब्लम इज ऑफ मिनिमाइजेशन टाइप कन्वर्ट इट इनटू मैक्सिमाइजेशन टाइप। अगर आपकी प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन टाइप की है तो इसे मैक्सिमाइजेशन टाइप में कन्वर्ट कर लें। थर्ड स्टेप ये है कि आप यहाँ से एक मैट्रिक्स मालूम करेंगे जिसको मैं यहाँ पर बी कैप इनवर्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसका फार्मूला है बी इनवर्स 0 सी बी बी इनवर्स 1। अब इस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए फर्दर मजीद कुछ स्टेप्स आएंगे कैलकुलेशन में, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ अभी। और चौथा एंड लास्ट स्टेप जो आपका है, आपने इसके बाद नेट वैल्यूएशन जी जे माइनस सी जे मालूम करना है। अगर आपका जी जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है देन सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल है, क्वेश्चन एंड। अदरवाइज फाइंड लिविंग एंड एंटरिंग वेरिएबल। और अगर ऐसा नहीं है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, तो फिर आप अपना लिविंग और एंटरिंग वेरिएबल मालूम करेंगे एंड अपडेट बी कैप इनवर्स। और अपने बी कैप इनवर्स यानी ये वाला जो मैट्रिक्स है उसको अपडेट कर देंगे। बस आपका पूरा क्वेश्चन इन 4 स्टेप्स के इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है, कहता है जी कि यूज रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। आपने इस प्रॉब्लम को रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है। प्रॉब्लम है हमारी मिनिमाइजेशन टाइप की। आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। सेकंड कांस्टेंट है 4x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 वेयर x1 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जैसे कि स्टेप में आपको बता चुका हूँ, सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है, फर्स्टली वी कन्वर्ट द गिवन मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू मैक्सिमाइजेशन टाइप बाय यूजिंग रिलेशन। यहाँ पर जो रिलेशन हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर स्टूडेंट्स से गलत कर देते हैं। यहाँ पर ख्याल रखिएगा, जब आप मिनिमाइजेशन से मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करें या मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइजेशन में, तो स्टूडेंट सिर्फ इतना करते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल लगाते हैं माइनस टाइम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। ऐसा नहीं करना आपने। मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल है माइनस टाइम मैक्सिमम ऑफ माइनस जेड, यानी कि जेड जो है मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन में कब कन्वर्ट होगी, एक तो जेड को आप माइनस जेड से रिप्लेस करेंगे, यानी कि जेड जो होगा उसमें आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। और दूसरी बात ये कि जो आपकी मिनिमम वैल्यू निकलेगी ना, ये होगी मैक्सिमम वैल्यू माइनस जेड के निकालने के बाद। मैक्सिमम वैल्यू माइनस जेड के निकालने के बाद उसको फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे फाइनल आंसर में, तो फिर ये मिनिमम जेड निकलेगा। तो स्टूडेंट अक्सर यहाँ पर गलत मतलब सिर्फ या तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं या जेड के साथ माइनस लगा देते हैं, तो वो आपका रिलेशन जो है वो ठीक नहीं होता, गलत हो जाता है। नहीं, ये इस रिलेशन से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। आगे मैंने लिखा फर्दर बाय इंट्रोड्यूसिंग सरप्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल एंड बाय यूजिंग द एम मेथड। और यहाँ पर मैं बिग एम मेथड को इस्तेमाल करूंगा। वी हैव द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी इज। आप गौर करें कि यहाँ पर हमारे पास जो एक प्रॉब्लम है वो मिनिमाइजेशन टाइप की है, इसको मैं मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। आपके दोनों साइन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल के हैं। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं हम यहाँ पर सरप्लस वेरिएबल ऐड करते हैं और साथ ही माइनस करते हैं, सॉरी। और उसके बाद ये है कि यहाँ पर साथ ही आप आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। तो आपकी ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब ये जो आपकी प्रॉब्लम है कुछ इस तरह बन जाएगी। ये आएगा जी, सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपने जो सही तरीके से लिखना है उसको जरा गौर कीजिएगा। एक तो ये आप अपना लिखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस जेड, ठीक है। मतलब ये देखें आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, ये है मिनिमम ऑफ जेड। इसको जब आपने मैक्सिमम में कन्वर्ट करना है तो एक तो आपने लिखना है मैक्सिमम ऑफ माइनस जेड, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। और अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर जो स्टूडेंट्स कॉमनली मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि जी वो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड को
मिनिमम वैल्यू z को मैक्सिमम ऑफ z के इक्वल ही लिख देते हैं। यानी कि मैं आपको लिख कर बताता हूँ कि स्टूडेंट जो मिस्टेक करता है वो कुछ इस तरह की है। स्टूडेंट करेगा ऐसे, वो लिखता है ये मिनिमम ऑफ z इक्वल है माइनस टाइम मैक्सिमम ऑफ z। एक तो ये गलत हो गया कि यहाँ पर उसने z लिखा है, ये माइनस z। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ पर वो कुछ ये मजीद ये मिस्टेक कर देता है कि यहाँ पर वो क्या करेगा जी, अपने इस फंक्शन को जब कॉमनली वो चेंज करता है उसमें मैक्सिमम मैक्सिमम टाइप में, तो वो इसको ऐसे लिखेगा मैक्सिमम ऑफ z इक्वल टू, अपनी तरफ से इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देगा, दिस विल बिकम माइनस x1 माइनस x2। अभी भी ये गलत है, ठीक है। आपने प्रॉपर जो सही इसका राइट वे है वो ये है कि आपने जब इसे मैक्सिमाइजेशन टाइप में कन्वर्ट करना है, एक तो ये गलत हो गया, दूसरा ये भी गलत हो गया। अपनी तरफ से उसने माइनस से मल्टीप्लाई करवा के लिखा है, लेकिन यहाँ पर z नहीं लिखना, माइनस z लिखना है, ठीक है। आप मैक्सिमम किसको करने जा रहे हैं, z को नहीं करने जा रहे हैं, आप मैक्सिमम कर रहे हैं माइनस z को, क्योंकि आपका जो ओरिजिनल एक्चुअल जो फार्मूला है, एक्चुअल जो रिलेशनशिप है वो ये है मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल है माइनस टाइम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस z। दिस इज द करेक्ट वे टू डिस्क्राइब द रिलेशन। अच्छा, अब यहाँ पर बेटा हम क्या करते हैं, क्या है, हम सबसे पहले कहते हैं, मतलब वो लिखते तो नहीं है बीच में, हम कहते हैं कि फर्स्टली एक्चुअली वी फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस z। आप पहले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस z मालूम करने जा रहे हैं, बाद में जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस z आएगी, उसका जो फाइनल आंसर आएगा लास्ट में जब ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा, उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस z का आंसर मेरे पास आ गया सपोज -5, इसको मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो मेरे पास मिनिमम वैल्यू ऑफ z का जो आंसर आएगा वो आएगा +5। तो पहली बात तो यहाँ पर आप करेक्शन कर लें, ये बड़ी मिस्टेक आप लोग करते हैं। अच्छा, अब अगली बात सुने, अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस z आपने निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस z इक्वल है, ठीक है, इसको आप माइनस z को एक नया वेरिएबल रख लें, इसका नाम w रख लें, z डैश रख लें, ठीक है। या फिर अगर आप नहीं रखना चाहते तो फिर यहाँ पर आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस z लिखेंगे, z नहीं लिखेंगे। अगर आप किसी बुक में देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z उसने लिखी है तो वो गलत कर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल है माइनस टाइम मैक्सिमम ऑफ माइनस z। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड फर्स्टली मैक्सिमम ऑफ माइनस z। मैक्सिमम ऑफ माइनस z को मैं यहाँ पर z डैश से नोट कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं अब अपने क्वेश्चन में जब भी z लिखूंगा तो z के ऊपर डैश लिखूंगा, या अगर z डैश नहीं लिखना तो मैं फिर मैक्सिमम ऑफ माइनस z ये करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये आगे आपके पास वैसे ही होगा जो आप ऊपर लिखना चाह रहे थे कि अब आपने अपने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको x1 प्लस x2 को, ये आ गया माइनस x1 माइनस x2। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट अगली चीजें, वो जो आप आर्टिफिशियल वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल या बिग एम मेथड्स आप सोल्व कर रहे हैं, वो मजीद इसमें हम ऐड करते हैं। तो मेन सबसे पहले तो ये काम है, यहाँ पर जो मिस्टेक है आपकी, तो इसके ऊपर कुछ 2-4 मिनट मेरे लग गए हैं, लेकिन ये चीजें आपकी मिस्टेक होती हैं, ये पेपर में भी आप यही करते हैं। तो ये आपने लिखा मैक्सिमम ऑफ z डैश इक्वल है, z डैश कौन है, माइनस z के बराबर है। तो मुझे मैक्सिमाइज करना है किसको, माइनस z को, या मुझे मैक्सिमाइज करना है z डैश को, ठीक है। अब माइनस z कैसे निकला, आपने अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आ गया माइनस x1 माइनस x2। अब आपका जो पहला कॉन्स्टेंट है, पहले कॉन्स्टेंट में यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, तो मैंने यहाँ पर पहला सरप्लस वेरिएबल s1 माइनस किया और साथ ही आर्टिफिशियल वेरिएबल आप जानते हैं ऐड करना पड़ता है, तो ये आ गया माइनस s1 प्लस a1। इन द सिमिलर वे आपका सेकंड जो कांस्टेंट है वो है 4x1 प्लस x2, तो यहाँ पर भी आपने अपना सेकंड सरप्लस वेरिएबल जो है वो माइनस कर दिया और आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर लिया, तो ये आ गया माइनस s2 प्लस a2। तो ये मेरे दोनों कांस्टेंट इक्वेशन में चेंज हो गए। अब ऊपर इन्हीं कांस्टेंट को, कांस्टेंट में जो आपने वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं s1 s2 a1 a2, उनको भी यहाँ पर बिग एम मेथड में इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। तो जो सरप्लस वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट तो आएंगे 0s1 प्लस माइनस 0s2। आगे ये जो a1 और a2 हैं ये आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं, इनको आप एक डमी वेरिएबल m से आप जानते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपकी अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन टाइप की है और बिग एम मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो फिर ये आप लिखेंगे माइनस m1 माइनस m2। और अगर फर्ज करें ये मिनिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम होती और आप डायरेक्टली इसे बिग एम मेथड से सॉल्व करते, मैं तो यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लिया ना। अगर सपोज एक स्टूडेंट कहते हैं मैं मैक्सिमाइजेशन में इसे कन्वर्ट नहीं करना चाह रहा और मैं डायरेक्टली बिग एम मेथड इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, तो बेटा फिर वो यहाँ पर प्लस m1 करेगा, प्लस m टाइम a1 प्लस m टाइम a2, ये आएगा आपके पास, ठीक है जी। लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर जो फार्मूलाज इस्तेमाल करूंगा ये बी कैप इनवर्स मालूम करने के, ये एक्चुअली फार्मूलाज हैं मेरे पास मैक्सिमाइजेशन के हवाले से बनाए हुए, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर एडवाइस कर रहा हूँ कि आप अगर अपनी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन के हवाले से सॉल्व कर लें। नहीं जी, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगला काम मेरा बी कैप इनवर्स मालूम करना है।
क्या मालूम करना है? ये वाला जो मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था, दिस वन बी कैप इनवर्स, इसको मालूम करने के लिए ये मेरा अब आपके पास है सेकंड थर्ड स्टेप। मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में भी हम बदल चुके हैं, ये मैंने मालूम करना है। इसको बदलने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए ये सॉरी मालूम करने के लिए बी कैप इनवर्स मुझे चाहिए बेस इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। वो कैसे मालूम करते हैं? आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में टोटल 6 वेरिएबल हैं। x1 x2 ये ऑलरेडी दोनों मौजूद थे क्वेश्चन में, ये 4 वेरिएबल आपने नए इंट्रोड्यूस करवाए हैं। आप जानते हैं कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जब सरप्लस वेरिएबल आ जाता है तो इन दिस केस आप कैसे मालूम करते हैं? A1 जहां पर लिखा है इसकी इसमें इस इक्वेशन में जितने वेरिएबल उनको जीरो इक्वल पुट कर दें। x1 x2 s1 इनको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। इन द सिमिलर वे A2 जहां पर लिखा है इसकी यहाँ पर जो इक्वेशन में बाकी वेरिएबल उनको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो x1 x2 s1 s2 ये 4 वेरिएबल जीरो के इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ से A1 की वैल्यू 7 आ जाएगी, A2 की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर A1 और A2 जो हैं वो बन जाएंगे बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है, जिन वेरिएबल्स को आप जीरो के इक्वल पुट करते हैं दैट आर कॉल्ड द नॉन बेसिक वेरिएबल्स, दीज आर द बेसिक वेरिएबल्स। अब आपने अगला काम करना होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऐसे बनता है, सिंपल सा है। आपके पास यहाँ पर टोटल 6 वेरिएबल्स हैं। ये मैंने ऊपर टोटल 6 वेरिएबल लिख लिए, जिस तरह आप क्रैमर रूल में या फर्स्ट ईयर में किया करते थे। ये ऊपर लिखे हैं मैंने आपके आसानी के लिए, ये किसी रो को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख भी दें कोई मसला नहीं है। x1 मतलब यहाँ पर पहले इन दोनों क्वेश्चन में x1 का कोफिशिएंट 1 और 4, ये मैंने लिख दिया 1 4। इन दी सिमिलर वे आप x2 का कोफिशिएंट लिखेंगे 2 1, ये 2 1 आ गया। तो तमाम कोफिशिएंट्स आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, लास्ट में A1 का कोफिशिएंट देखें, पहली रो में 1 है, इधर A1 मौजूद नहीं है तो वो बन जाएगा 0। इन दी सिमिलर वे पहली रो में A2 मौजूद नहीं है, दूसरी में A2 मौजूद है तो ये आ जाएगा 0 1। इसी तरह आप S1 का कोफिशिएंट देखें -1 है, यहाँ पर S1 मौजूद नहीं है, 0 आ जाएगा। तो ये मेरा कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ जाएगा जिसको मैं कैपिटल ए से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड राइट हैंड साइड कांस्टेंट मैट्रिक्स, और जो मेरा राइट हैंड साइड कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो आ जाएगा b इज इक्वल टू 7 6। ये कैसे बना है? आपके पास ये दोनों क्वेश्चन से देखें, ये 7 है ये 6 है, तो ये मेरे पास 7 6 आ गया। नेक्स्ट अगली चीज, ये 2 मैट्रिक्स बन के 4 मैट्रिक्स आपने सबसे पहले बनाने हैं यहाँ पर। फर्दर मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, अब आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की तरफ चले जाना है। आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखें टोटल कितने वेरिएबल्स मौजूद हैं, गाड़ी सी बात है 6 वेरिएबल होंगे, x1 x2 s1 s2 a1 a2। इनके जो कोएफिशिएंट्स है वो आपने लिखने हैं। तो x1 का कोएफिशिएंट -1, x2 का कोएफिशिएंट -1, s1 का 0, s2 का 0, a1 का -m, a2 का -m। इन तमाम के तमाम को यहाँ पर मैंने लिख दिया, और ऊपर आपकी आसानी के लिए सारा लिखा है। ये मैं फिर बता रहा हूँ कि जो टॉप में x1 x2 s1 s2 a1 a2 लिखे हैं, ये किसी रो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ये मैट्रिक्स से ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है, शायद आपको लग रहा होगा ये मैट्रिक्स अंदर है, ये आपकी आसानी के लिए लिखे हैं। तो x1 का कोएफिशिएंट आ गया, x2 का कोएफिशिएंट आ गया, s1 का कोएफिशिएंट s2 a1 a2, 3 मैट्रिक्स आपने इंट्रोड्यूस करवा लिए। एक और मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे, फिर उसके बाद बी कैप इनवर्स की तरफ चलेंगे। एंड मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ बेसिक वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपके बेसिक वेरिएबल थे 2, एक था a1 a2। तो अब आपने देखना है कि a1 और a2 का जो कोएफिशिएंट्स है आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो क्या है। a1 का कोएफिशिएंट -m है, a2 का कोएफिशिएंट -m है, दोनों का कोएफिशिएंट -m है। इनकी मदद से भी अब नया जो मैट्रिक्स बनेगा तो ये आ गया CB इज इक्वल टू, उसको हम डिनोट करेंगे CB से, जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा किसका, आपके ये जो बेसिक वेरिएबल है उनका मैट्रिक्स। तो A1 A2 ऊपर मैंने लिखा, ये फिर मैं बता रहा हूँ किसी रो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये मैट्रिक्स से बाहर नहीं है, जस्ट वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप ना लिखें चाहे, ये आपकी आसानी के लिए लिखा मैंने। तो A1 का कोएफिशिएंट -m है और A2 का कोएफिशिएंट -m है। ठीक है जी, ये 4 मैट्रिसेस बेसिक हैं, ये आपने हर क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस करवाने हैं। आगे नेक्स्ट वी इंट्रोड्यूस हम न्यू मैट्रिसेस। अब मजीद आपने नए मैट्रिसेस बनाने हैं। ए कैप आ गया A-C। ठीक है, ये 5वां मैट्रिक्स है। ये कैसे बना है? आपका जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A है जिसमें 2 रो, ये ऊपर वाली 2 रोज आ गई, ये सारी लिखी। ठीक है, और नीचे लिखा -C कौन था? मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। अच्छा जी, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये पहले 2 रोज जो हैं वो मैट्रिक्स A की हैं। मैं दोबारा आपको मैट्रिक्स A दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये हमारा है मैट्रिक्स ए जिसकी 2 रोज हैं। ये है मेरा नीचे मैट्रिक्स सी ये है। तो मैं नया एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ ए कैप। वो कैसे बनेगा? इन इसकी ऊपर वाली उसकी दोनों रोज ये वाली इस्तेमाल करेंगे और तीसरी रो ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, लेकिन नीचे फार्मूले हैं -C, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये आ जाएगा 1 1 0 0 mm। यानी कि ये देखें आपके सामने मैंने कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक है, 3 रोज हो गई, नीचे वाली रो आ गई माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद। आगे एक नया मैट्रिक्स बी कैप बनाएंगे। कितने मैट्रिक्स हो गए? छठा मैट्रिक्स निकल आया ये B0। बी कौन है?
मैट्रिक्स ऑफ राइट हैंड साइड वो था 7 6 और नीचे ये 0 एज इट इज वैसे का वैसे, ये फार्मूला में एज इट इज है। ले जी, उसके बाद 6 मैट्रिक्स के बाद 7वां मैट्रिक्स आपका मैट्रिक्स ऑफ बेसिक वेरिएबल्स। बेसिक वेरिएबल थे A1 और A2। ठीक है, A1 का जो कोफिशिएंट है, A1 का कोफिशिएंट है आपके पास आपके दोनों कांस्टेंट में, उनको आप लिखना है। यहाँ पर देखें A1 का कोफिशिएंट 1 है, नीचे A1 मौजूद नहीं है तो 1 0 आ गया। इधर आपके पास या यहाँ से आप देख लें या यही चीज आपने यहाँ पे लिखी है, A1 और A2 से ये वाला जो हिस्सा है 1 0 0 1 दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक वेरिएबल्स का मैट्रिक्स आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, तो ये जनाब मोहतरम आपके पास 1 0 0 1 आ गया। ये बी आ गया, आगे आप बी इनवर्स निकालेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स, चूंकि बी मैंने कहा आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी ही होता है, तो ये बी इनवर्स आपके पास ये आ गया। ले जी, अब काम हमारा शुरू हो गया। ये मेरा बी कैप इनवर्स नीचे लिखा हुआ है जिसका फार्मूला है बी इनवर्स 0 CB इनवर्स 1। इसमें मुझे दो मैट्रिक्स की जरूरत है, एक बी इनवर्स की, तो बी इनवर्स मैं निकाल चुका हूँ 1 0। अब मुझे चाहिए CBB इनवर्स। CBB इनवर्स का फार्मूला होता है, ये CBB इनवर्स है, इसका मतलब है CB को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो CB कौन है? CB ये मेरे पास मैट्रिक्स था ऊपर, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ बेसिक वेरिएबल -m। तो ये मेरे पास आ गया जी -m -1 और बी इनवर्स ये 20 मैट्रिक्स आ गया। देखिए जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, -m को 1 से मल्टीप्लाई किया, -m आ गया, -m को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। तो ये पहली रो में -m आ गया, पहली एंट्री। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, -m इंटू 0 0, -m इंटू 1 -m, तो ये आ गया -m। ठीक है, ले जी, अब मैं फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें ये वैल्यूज पुट आउट कर दी। बी इनवर्स है ये 2/2 का मैट्रिक्स, ये देखिए मैंने 2/2 का मैट्रिक्स लिख लिया 1 0 0 1। नीचे है CBB इनवर्स निकला है, ये फर्स्ट एक रो है, दो कॉलम है इसमें, ये आ गया -m, ये नीचे इसके बिल्कुल बिल्कुल ये देखें 1 0 0 1 जो लिखा है बिल्कुल इसके नीचे लिखा है मैंने यहाँ पर। आगे यहाँ पर ये 1 फार्मूले का ये एज इट इज आ गया, ये वाला 0 एज इट इज ऊपर आ गया। ये दरमियान वाला 0 कहाँ से आया? ये आपने अगर यहाँ पर 0 यहाँ लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, अगर ये 2/2 का है तो एक ये 0 आएगा। अगर ये फर्ज करें 3/3 का मैट्रिक्स होता तो फिर 2 0 आपने करने थे। मतलब यहाँ पर जोन सी चीज रह जाएगी, जोन सा एलिमेंट रह जाएगा, उसको आपने 0 लगा के फिल करना है। मैं दोबारा एक मतलब आपके सामने फिल करके दिखाता हूँ तो आगे आपको कंफ्यूजन हो जाए। देखिए जी, मेरे पास जो फार्मूला है बी कैप इनवर्स का, उसमें पहले लिखा है बी इनवर्स, फिर यहाँ लिखा हुआ है 0, फिर यहाँ लिखा हुआ है CBB इनवर्स और यहाँ लिखा है 1। बी इनवर्स की जगह हमने लिखना है 1 0 0 1। CBB इनवर्स की वैल्यू निकली है -m, यहाँ पर आ गया 1 और ये आ गया 0 यहाँ पर। अब ये एंट्री रह गई खाली, इसकी जगह हम क्या पुट करते हैं 0। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर ये 0 जो है नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये फर्क करे दो जगह पर दो एंट्रीज रह जाती तो मैं यहाँ पर दोनों 2 0 लगा देता। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको ये समझ आ। ये मेरा बी कैप इनवर्स मालूम हो गया। चले जी, मेरा मतलब 3 स्टेप क्लियर कर लिए हैं अपने क्वेश्चन। ये जी, अगला काम हमेशा क्या मालूम किया जाएगा, फाइंड नेट वैल्यूएशन CJ - CJ। ये अब मैंने देखना है कि ये निकालने के बाद ये पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, क्या क्या इस तरह का कितना का निकलता है। तो यही मैंने लिखा है, नेक्स्ट वी कैलकुलेट द नेट वैल्यूएशन CJ - CJ। अब CJ - CJ का जहाँ पर फार्मूला है वो क्या है, ये हमारे पास CJ - CJ का फार्मूला होता है CBB इनवर्स 1 A कैप। CBB इनवर्स जो था वो आपके पास निकला था ये -m और ये 1 एज इट इज आ गया। या इसका आसान तरीकाकार होता है, ये देखें मैं यहाँ पर पहले बताता हूँ, ये है CBB इनवर्स, तो CBB इनवर्स ये निकला हुआ है -m। एक तो यह है कि यहाँ पर आपने इसको देखकर यहाँ पर पुट कर दिया और ये 1 एज इट इज आ गया। या दूसरा तरीकाकार याद रखें, ये आपका ये जो है ना CBB इनवर्स और ये पूरा 1, ये हमेशा ये वाला जो मैट्रिक्स पूरा है ये एक्चुअली बी कैप इनवर्स की तीसरी रो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तीसरी रो कौन है? यहाँ पर CBB इनवर्स 1 है ना, ये तीसरी रो बनती है आपकी -m 1। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, जब भी ये CBB इनवर्स 1 लिखना है तो आप तीसरी रो लिखा करें -m और फिर 1, ये लिख दिया। आगे ए कैप आपने निकाला था यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, इसको मैट्रिक्स को आप यहाँ पर पुट कर। ठीक है, अब मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप जानते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -m इंटू 1 -m इंटू 4 -4m 1 इंटू 1 1 -m और -4m -5m हो गए, +1 आ गया। इसी तरह ही फर्स्ट रो को दोबारा सेकंड ये इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा -3m +1। फिर इस रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा +m। ये सारा मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज आ जाएगी। इस रो को आखिरी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -m इंटू 0 0 -m इंटू 1 -m 1 इंटू m +m, ये m और -m कट के 0 आ जाएंगे। तो उसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये सारी आपके पास आ जाएगी। ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा एलिमेंट। ठीक है, अब आपने देखना है कि यहाँ पर जो नंबर है वो m की फॉर्म में है। बिग m मेथड में आप जानते हैं
आप m का कोफिशिएंट देखते हैं, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा मोस्ट नेगेटिव कोफिशिएंट है वो कौन सा है? यहाँ पर देखो m का कोफिशिएंट -3 है, यहाँ पर कोफिशिएंट है -5। ये पॉजिटिव वाले नहीं देखने, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में आपने जीजे माइनस सीजे को ग्रेटर देन इक्वल दिखाना होता है। तो यहाँ पर अभी m के कोफिशिएंट नेगेटिव है, ये भी -5 ये भी माइनस है, लेकिन दोनों में मोस्ट नेगेटिव कौन सा है? -5 है। Since g1 minus c1 that is first entry minus 5m plus 1 is the most negative, so x1 is entering variable। ये अगर पहले नंबर से मोस्ट नेगेटिव होगा तो x1 एंटर होगा, अगर दूसरे नंबर से है तो x2 होगा, ठीक है। इस तरीके से चलेंगे ये। अच्छा जी, और अगर तीसरे नंबर से होता है तो ये फिर याद रखिएगा तीसरे नंबर पर हमारे पास x3 नहीं था, फिर आपने जो वेरिएबल ऐड किए हैं सरप्लस वेरिएबल s1 s2 ये a1 ये a2 ये इस तरह है। मतलब आपने ये देखना है यहाँ पर ये जो पहला कॉलम था ये किसके किसके कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था? x1 के, फिर ये x2 को, फिर ये s1 के, फिर ये s2 के, ये फिर ये a1 के, फिर a2 के। तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर आप तीसरे की बारी आई तो आप लिख दें x3 है, तो x3 तो है ही नहीं हमारे पास क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कि मोस्ट नेगेटिव हो गया, x1 इज एंटरिंग वेरिएबल। अब मुझे एंटरिंग वेरिएबल मिल गया है। अब मैंने अच्छा, ये जो कि आपके पास g1 माइनस c1 जो मैंने निकाला ये मोस्ट नेगेटिव है। अगर तो ये तक होता ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो फिर मैंने कहा आपको बताया था, फिर हमने इसको फॉलो करना था। अगर होता ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो सोल्यूशन मेरा हो जाए ऑप्टिमल। अब चूंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आया तो मैंने क्या करना है, फिर मुझे मालूम करना है लिविंग और एंटरिंग वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल एंटर होगा, कौन सा वेरिएबल यहाँ से निकल जाएगा, और अपने बी कैप इनवर्स को मुझे क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले पहले ये देखना पड़ेगा कि वो तो मुझे पता लग गया कि x1 के ऑपोजिट तो x1 एंटरिंग वेरिएबल है। अब आपने ये देखना है कि ये सोल्यूशन ऑप्टिमल तो नहीं है। अगली चीज, अब जब सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होता तो फिर दो तरह के केसेस हो सकते हैं। सोल्यूशन बाउंडेड हो सकता है और अनबाउंडेड हो सकता है, ठीक है जी। सोल्यूशन ऑप्टिमल ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा अनबाउंडेड हो जाएगा या वो बाउंडेड हो जाएगा। पहले ये चेक करना है कि अनबाउंडेड तो नहीं है। अगर आपका सोल्यूशन हुआ अनबाउंडेड तो फिर आप अपना प्रोसीजर यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब अगली बात ये है, ये देखने के लिए कि सोल्यूशन हमारा बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, तो उसके लिए मुझे x1 कैप निकालना पड़ेगा। x1 कैप ही क्यों निकाला है? मेरा एंटरिंग वेरिएबल है x1 है होगा तो एंटरिंग वेरिएबल तो मुझे x1 कैप निकालना है, अगर x2 होगा तो फिर x2 कैप निकालना है। अच्छा, x1 कैप का फार्मूला है बी कैप इनवर्स सी यू डबल आर करंट, करंट बी इनवर्स जो हमने निकाला होगा अभी पीछे, इंटू a1 कैप। अभी जो करंट इनवर्स निकाला था हमने वो ये निकला था 10010 माइनस एम माइनस, ये कहाँ पर निकाला हमने बोला? ये यहाँ पर निकाला भाई, ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये रहा, ये निकाला है, ठीक है। इसको यहाँ पर लिखा मैंने, आगे ए वन कैप कौन है? ए1 कैप आपका लिखा है मैंने 141, ये कहाँ से निकला बोला? ये आपने यहाँ पर निकाला है आपका जो ए कैप है ये वाला, इसमें जो पहला कॉलम है वो A1 कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर A2 कैप की जरूरत होगी तो फिर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अगर A3 कैप की जरूरत होगी तो तीसरा हो जाएगा। A1 कैप है 141, तो ये इनको आपने किया मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 आ गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 4 4 आ गया, थर्ड रो इंटू दिस कॉलम माइनस एम इंटू 1 माइनस एम इंटू 4 -4 -5m प्लस 1 ये आ जाएगा। अब आपने देखना है कि ये जो x1 कैप निकला है क्या इसके अंदर तमाम के तमाम नंबर नेगेटिव है? नहीं जी, ये 1 और 4 पॉजिटिव है, ये आखिरी नंबर नेगेटिव है, माइनस m का कोफिशिएंट है। सिंस ऑल एंट्रीज ऑफ x1 आर नॉट लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ पर मैं बोल गया लिखना नॉट लेस देन इक्वल टू 0, चूंकि यहाँ पर मैंने लिखा है कि x1 कैप की जो तमाम एंट्रीज हैं वो लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, यानी नेगेटिव नहीं है तमाम की तमाम, इनमें दो पॉजिटिव भी हैं। अगर तो ये तमाम नेगेटिव हैं तो फिर आप लिखेंगे सोल्यूशन इज अनबाउंडेड एंड स्टॉप द प्रोसीजर। लेकिन यहाँ पर आपने देखा ये दो एंट्रीज पॉजिटिव हैं, ठीक है, एक ही नेगेटिव है, सारी की सारी नेगेटिव नहीं है, मुख्तसर इन शॉर्ट वर्ड्स। सो सोल्यूशन इज बाउंडेड, सोल्यूशन आपका बाउंडेड है। अब सोल्यूशन बाउंडेड हो गया, अब मुझे अब मैंने आगे मूव करूंगा ये देखने के लिए कि x1 तो एंटरिंग वेरिएबल हो गया, आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा है, निकलेगा कौन सा? उसके लिए मुझे सबसे पहले अपना जो एक्स बी कैप है यानी जो राइट साइड वाला वेक्टर होता है हमारा कांस्टेंट वेक्टर, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। उसका फार्मूला क्या है? बी कैप इनवर्स करंट बी कैप इनवर्स, ये भी हमने ऊपर निकाला, ये मैंने आपको दिखाया, ये देखें बी कैप ये आप कौन है? ये आपका था जो आपका यहां से निकाला आपने, ये रहा 760, ठीक है। इसको यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो इंटू दिस कॉलम 7 1 7, सेकेंड रो दिस कॉलम 6 1 6, और थर्ड रो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ये आ जाएगा -7 -6m दैट इज 13m, -13m आ जाएगा। ये मैंने निकाल लिया। अब इसके बाद एक हम टेबल बनाएंगे, रिवाइज सिंपलेक्स टेबल। द रिवाइज सिंपलेक्स टेबल इज गिवन बाय, सबसे पहले कॉलम बनेगा बेसिस का, बेसिस में कौन आएगा?
शुरू में आपके बेसिक वेरिएबल अभी कौन से चल रहे हैं, A1 और A2। अभी यहाँ पर X1 नहीं लिख देना आपने अभी, क्योंकि हाँ ये आपको पता लग गया कि X1 एंटरिंग कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि लिखना किसकी जगह, इसकी जगह या इसकी जगह। आउटगोइंग वेरिएबल का नहीं हमें पता चला, तो इसलिए अभी आपने जो बेसिक वेरिएबल्स में A1 और A2 है वही लिखेंगे। आगे लिखेंगे बी कैप इनवर्स। बी कैप इनवर्स में आप जानते हैं, यहाँ पर देखें बी कैप इनवर्स में 3 रो, 1 0 0 0 1 0 -m। ये जो ऊपर वाली 2 रोज हैं ये हम लिखेंगे A1 और A2 के साथ के लिए की जगह पर, और नीचे वाली तीसरी रो है वो नीचे आ जाएगी, उसके सामने यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। आगे लिखेंगे एक्स बी कैप। एक्स बी कैप अभी हमने निकाला, वो उसकी भी 3 रोज थी, 7 6 और -13m। ऊपर वाले दोनों नंबर आ जाएंगे A1 और A2 के सामने। आगे निकाला X1 कैप। X1 कैप में पीछे निकाल के आया हूँ, ये देखें, ये रहा, इसकी भी 3 रोज हैं, 1 4 -5m + 1। तो ऊपर वाली 2 रोज देखेंगे A1 और A2 के सामने, ये रहा 1 4, और तीसरी रो ये नीचे आ जाएगी। अच्छा जी, अब आपने लगाना है अगर रेशो। रेशो कैसे, रेशो का फार्मूला है एक्स बी कैप को x1 पर डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो 7 को 1 पर डिवाइड किया 7, सो x को 4 पर डिवाइड किया तो 1.5 आ गया। दोनों में से लीस्ट रेशो कौन सी है, 1.5। ये किसके सामने है, A2 के सामने है। नहीं जी, A2 हमारा आउटगोइंग वेरिएबल हो गया। ये हमारा की कॉलम था x1, ये पीछे हमने डिसाइड किया था ना -5m + 1 की वजह से, तो ये हमारा की कॉलम था, ये मेरी की रो है। की रो और की कॉलम की इंटरसेक्शन में जो नंबर आएगा 4, वो मेरा लीडिंग एलिमेंट कह लें, की एलिमेंट कह सकते हैं, पिवट एलिमेंट। तो ये मेरा पिवट एलिमेंट 4 आ गया। नहीं जी, यहाँ तक करने के बाद मुझे पता चला कि A2 जो है वो लीव्स दी बेसिस, A2 आउटगोइंग वेरिएबल है और इसकी जगह मुझे x1 को लिखना है। सही है, x1 इज एंटरिंग वेरिएबल। x1 को क्यों लिखना है ये मैं पीछे भी आपको बता गया हूँ। ये देखिए, ये आपके पास ये जो पहला नंबर है ये नेगेटिव है, पहला नंबर नेगेटिव है, तो इसका मतलब x1 इज एंट्रिक वेरिएबल। अगर दूसरा होता तो फिर x2 लिखता मैं। अच्छा जी, एक और चीज यहाँ पर मैं आपको अपने गैस से बता दूं, यहाँ पर आपकी जीजे माइनस सीजे जब पहली मरतबा निकालते हैं, जितने नेगेटिव होते हैं उतनी आइट्रेशन चलती हैं। अगर ये दो नेगेटिव हैं तो 2 आइट्रेशन चलेंगी, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सेकंड आइट्रेशन के बाद खत्म होगा जाके। आगे अब फर्स्ट आइट्रेशन हमारी शुरू हो गई। इंट्रोड्यूस x1 को इंट्रोड्यूस करवाएं, ड्रॉप A2, यानी A2 को निकाल दें, x1 उसकी जगह लिखें। और अगला काम कन्वर्टिंग दी लीडिंग एलिमेंट, और मैंने क्या कहा था, जब आपको एंटरिंग और आउटगोइंग वेरिएबल पता चल जाए तो ये हमारा स्टेप था आगे। एंड अपडेट बी कैप इनवर्स। अब अगला काम आ गया कि इस बी कैप इनवर्स को हमने अपडेट करना है, ये हमने निकाला हुआ था, यानी ये तो बी कैप मेरे पास निकला था, बी कैप इनवर्स, इसको मैंने अपडेट करना है। कैसे अपडेट करना है, कन्वर्टिंग द लीडिंग एलिमेंट इनटू यूनिटी एंड अदर एलिमेंट इन द की कॉलम एज 0 वी हैव। अच्छा, करना कैसे है जी, ये मेरे पास लीडिंग एलिमेंट है 4, इसको मैंने 1 बनाना है। 1 कैसे बनाऊंगा, इस पूरी रो को यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, इधर नहीं करना आपने, इसको आप डिवाइड कर देंगे 4 के ऊपर। ठीक है, तो ये 4 पर डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/4। ठीक है, ये 0 आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। मुझे इसको अपडेट करना है सिर्फ, सही है ना। तो इसको भी करने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ इसको चेंज करना है। ये 4 है, यहाँ पर 1 बनाना है। 1 कैसे बनेगा, इस पूरी इसको 4 पर डिवाइड करेंगे और वही काम आपने इधर लगा देना है, ऑपरेशन 4 पर डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 0। तो इसका मतलब बी कैप इनवर्स की दूसरी रो आएगी 0 1/4 और 0। ये देखें, यही मैंने लिखी है, बी कैप इनवर्स की दूसरी रो आएगी 0 1/4 0। अब उसके बाद जब यहाँ पर 1 बन चुका है तो मैंने उसको ऊपर यहाँ देखना है, ये कौन है, 1 है, ये भी 1, ये 1 है, तो इसके लिए इसको ऐसे 0 करेंगे, फर्स्ट रो में से सेकंड को माइनस कर देंगे। मैं यहाँ पर एक मतलब आपको करके दिखाता हूँ। ले जी, देखें, ये मेरा है बी कैप इनवर्स, अभी जो पहले वाला इस्तेमाल हुआ, इसको मैंने करना है अपडेट। ये मेरा x1 कैप है, ये मेरा लीडिंग एलिमेंट है। मैंने सबसे पहले इसको 1 बनाना है, क्या करूंगा, सेकंड रो को 4 पर डिवाइड कर दूंगा। लेकिन जी, सेकंड रो को 4 पर डिवाइड करते हैं, इधर भी आप, ये आ जाएगा 0 1/4 0, चेंज हो गया, ठीक हो गया जी। आगे चलें, अब ये 1 बन चुका है, यहाँ पर x1 कैप का ये वाला नंबर 1 बन चुका है। अब इस 1 के जरिए मैंने इस ऊपर वाले 1 को 0 करना है, तो रो ऑपरेशन क्या लगेगी, R1 - R2, ये 0 हो जाएगा। यही रो ऑपरेशन आपने इधर भी लगानी है, R1 - R2। R1 का ये वाला नंबर क्या है, 1, ये क्या है 0, 1 - 0, ये क्या है 0, माइनस क्या करेंगे, R1 - R2, ये 0 है, ये नीचे 1/4 है, 0 - 4, ये है 0, इसके नीचे भी 0, 0 - 0, ठीक हो गया बात ये। अब मुझे तीसरी रो भी चेंज करनी है अभी दोबारा। अच्छा, ये 1 हो गया, अब इसके नीचे यहाँ पर है -5m + 1, इसको 0 कैसे करेंगे, इसके जरिए रो ऑपरेशन लगेगी R3 + 5 टाइम
ये ऐसे समझ लें R3 में से इसको माइनस कर रहे हैं ना, R3 में से माइनस कर दूंगा मैं किस चीज को, R3 माइनस 5 टाइम m+1 इंटू R2, ये ऑपरेशन लगेगी। देखो फर्क करो, अगर यहाँ पर 7 होता इसके नीचे तो मैं क्या करता, R3 माइनस 7 टाइम R2, ऐसे ही है ना। तो जो यहाँ पर लिखा है वही लिखेंगे ना R2 के साथ, तो R3 माइनस माइनस दिस टाइम R2। तो ये देखो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब R3 का यहाँ पर ये नंबर कौन सा है, ये वाला 0, ये बन चुका है यहाँ पर, सॉरी ये 0 है। तो R3 का नंबर लिखूंगा यहाँ पर 0, माइनस आगे क्या लिखना है, माइनस 5m+1, और सॉरी यार R3 का नंबर पहले लिखना है, तो R3 का ये वाला पुराना नंबर है -m, यहाँ पर आएगा -m, आगे आएगा माइनस टाइम 5m+1, और ऊपर कौन है ये R2 0। तो ये इसका आंसर तो अभी यहाँ पर -m ही आ जाएगा, ये आ गया -m। ठीक होगी बात, ये आगे चलें। अगला R3 का नंबर है -m, ये मैंने -m लिखा। आगे क्या लिखना है, -5m+1, और लिखना है R2 का ये वाला नंबर कौन सा है इस वक्त, ये है 1 इंटू 1। ठीक है, ये देखें क्या बनेगा, ये आ जाएगा -m माइनस माइनस प्लस 5m प्लस माइनस -1, ये आ जाएगा 4m-1। ठीक है, और यही मैंने इधर लिखा हुआ है, ये सॉरी फिर मुझसे मिस्टेक हो गई, यहाँ पर था 1/4, तो मैंने ये 1 लिख दिया, इसको नहीं देख के लिखना था, ये 1/4 बन चुका था, यहाँ पर 1/4 लिखूंगा। ये 1/4 आप अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आ जाएगा 5m/4 1/4। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन करेंगे -4m प्लस 5m ओवर 4 -1/4, ये आ जाएगा m/4 -1/4, और इसे आप लिख लेंगे m-1/4। ठीक है, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, ये आपके पास आ जाएगा -4। तो ये रो ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन लगाने के बाद आपका जो नया बी कैप इनवर्स है वो ये सारा आ जाएगा। अब अगला काम हमेशा क्या करना है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि जब भी आपने बी कैप इनवर्स मालूम कर लिया, फाइंड द नेट वैल्यूएशन, अगला काम सीधा यही है। अब नेट वैल्यूएशन मालूम करेंगे, नेट वैल्यूएशन का फार्मूला है जीजे माइनस सीजे, और फार्मूला है सीबीबी इनवर्स इंटू 1 इंटू ए कैप। सीबीबी इनवर्स 1 कौन है, मैंने बताया था बी इनवर्स की लास्ट रो, ये वाली, ये सारी तीसरी रो लिखेंगे। और ए कैप इनवर्स कौन है, ए कैप इनवर्स वही जो शुरू में मालूम कर चुके हैं, ये लिख दी मैंने तीसरी रो। जो नया बी कैप इनवर्स बना है ये वाला -m-1/4 और 1, ये सारा ये लिख दी तीसरी रो, और ये कैप इनवर्स आ गए। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल 0। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा -7m+3। ये सारा मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा। अब आप देखें अभी भी m के दो कोएफिशिएंट नेगेटिव हैं, एक है -7 और एक है -1। ठीक है, और नीचे दोनों का 4 है। इधर m का कोएफिशिएंट बनेगा, अगर आप 4 को लहर लहर कर दें, ये आएगा -7/4, इधर आएगा -1/4। खाली ऊपर वाला नहीं देखना, लहर लहर कर लीजिएगा, ये ना हो कि यहाँ पर लिखा हो 2 और यहाँ पर लिखा हो जी आपने यहाँ पर 14 लिखा हो और यहाँ पर लिखा हो 4, तो आप कहेंगे जी सर ने कहा था -7 जो है ऊपर पड़ा है। नहीं, ये लहर लहर करना है -7/4m प्लस 3/4। तो फिर आपने देखना है ये -7/4 है, ये -1/4 है, तो बड़ा कौन सा हुआ, मोस्ट नेगेटिव, यानी कि -7/4। तो अब आपका ये दूसरी पोजीशन पर आया, सेकंड पर, सिंस G2 - C2 इज द मोस्ट नेगेटिव, सो X2 एंटर द बेसिस। अब X2 एंटर करेगा एंड वी मूव टुवर्ड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं निकला अभी हमारा, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं, सारे पॉजिटिव नहीं हुए। ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे, और फर्दर टू चेक वेदर सॉल्यूशन इज बाउंडेड, ये देखने के लिए कि सॉल्यूशन बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, वही कंप्यूट X2 कैप। X2 कैप निकालना है। X2 कैप का फार्मूला यहाँ पर है B इनवर्स A2 कैप। B इनवर्स जो करंट वाला B इनवर्स अभी जो हमने निकाला है मौजूदा, वो ये सारा है। ये कहाँ निकाला है, फर्स्ट आइटरेशन के बाद, ये जो मैं अभी कैलकुलेशन करके दिखा रहा था आपको सारी, ये वाली, इसको यहाँ पर पुट कर दिया। A2 कैप कौन है, A2 कैप है आपके पास, A कैप है ना, कैपिटल मैट्रिक्स A कैप, उसका सेकंड कॉलम ये रहा, देखो 211, यहाँ से देख के लगा सकते हैं आप, 211। ठीक है, को मल्टीप्लाई कर लें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारा आ जाएगा। क्या ये तीनों तीनों नेगेटिव तो नहीं है, नहीं जी, ये दो पॉजिटिव हैं, तीसरा नेगेटिव है, कोई मसला नहीं। सिंस ऑल X2 कैप लेस देन नॉट लेस देन इक्वल टू 0, ये तमाम नेगेटिव नहीं है, सो सोल्यूशन इज बाउंडेड। सोल्यूशन आपका बाउंडेड है। ठीक है, अब बाउंडेड है लेकिन ऑप्टिमल नहीं है, तो फिर हमने क्या करना है, अगर तो ये तीनों नेगेटिव हुए तो मैंने बताया आप यहाँ पर ही रोक देंगे और सोल्यूशन अनबाउंडेड हो जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, ये इनमें से दो पॉजिटिव हैं। सोल्यूशन आपका बाउंडेड है लेकिन ऑप्टिमल नहीं है, तो फिर इसका मतलब मुझे लिविंग वेरिएबल की तलाश है। एंटरिंग वेरिएबल तो मैं मालूम कर चुका हूँ, X2 का ऐप है, X2 है। लिविंग वेरिएबल मुझे मालूम करना है, तो इसके लिए फिर हम रिवाइज सिंपल स्टेबल बनाएंगे।
लेकिन उससे पहले पहले हमने एक्स बी कैप मालूम करना है, विच इज गिवन बाय एक्स बी कैप का फार्मूला है बी इनवर्स इंटू बी कैप। ठीक है, ये क्यों मालूम करना होता है? आपने राइट साइड वाला जो कांस्टेंट वेक्टर है उसको इंप्रूव करना होता है साथ साथ। ये बी कैप इनवर्स जो अभी हमने मौजूदा मालूम किया था, बी कैप इनवर्स 760, ये शुरू में क्वेश्चन में दिखा चुका हूं आपको मैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की 11/2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की 3/2, फर्स्ट रो सॉरी यार फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 11/2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3/2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -11m -3/2। सो दिस सेकंड रिवाइज सिंपलेक्स टेबल, आपका सेकंड रिवाइज सिंपलेक्स टेबल बन जाएगा। बेसिस देखो जी, शुरू में यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ पर था A2, तो A2 आपने पीछे देखा था, तो पीछे आपने देखा कि X1 एंटर हो गया, तो इसकी जगह तो मैंने लिख दिया था X1। ठीक है, अब X2 किसकी जगह लिखना है अभी उसका फैसला नहीं होगा, पहले मुझे देखना पड़ेगा की रो कौन सी है। तो ये नहीं कि यहाँ पर आप हटाकर यहाँ पर लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पर अभी A1 ही रहेगा। ये मुझे पीछे मैंने इसको इंप्रूव कर लिया था जब मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा, ये वाला देखो फर्स्ट आइटरेशन के बाद, ये देखें इंट्रोड्यूस X1 एंड ड्रॉप A2। X1 इंट्रोड्यूस करें और A2 को ड्रॉप कर दें, ये इसलिए मैंने यहाँ पर A2 की जगह X1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर नहीं भी चेंज कर देना, A1 की जगह X2 नहीं लिख सकते जब तक मैंने सिर्फ यहाँ पर ऊपर लिखा है X2 एंटर होगा, लेकिन लिविंग कौन सा है वो नहीं भी पता चल रहा। तो अब पहले क्या करेंगे, ये बी कैप इनवर्स आ गया, बी कैप इनवर्स की मैंने बताया कि ऊपर वाली दो रोज ये आ गई, तीसरी रो ये आ गई। एक्स बी कैप, इसकी दो एक्स बी कैप ये मालूम किया हमने, इसकी दोनों रोज ये ऊपर वाली आ गई, तीसरी रो नीचे आ गई। X2 कैप, X2 कैप भी हमने मालूम किया पीछे, वो ये था, ये रहा। इसकी ऊपर वाली दोनों रोज लिखी, तीसरी रो नीचे आ जाएगी। ठीक है, तीसरी रो हमेशा नीचे क्यों आ रही है? क्योंकि मेरे पास बेसिक वेरिएबल ही दो है। अगर बेसिक वेरिएबल 3 होते तो मैं यहाँ तीसरी के सामने लिखता ना ऐसे। आगे क्या करना है, रेशो मालूम करनी है। रेशो का फार्मूला इस मर्तबा होगा एक्स बी कैप ओवर X2। अब यहाँ पर X1 नहीं है, X2 है। और आगे मैं लिखता हूँ X2 ग्रेटर देन 0, वो इसलिए लिखता हूँ कि मुझे रेशो पॉजिटिव चाहिए, इन्फिनिटी नहीं चाहिए, अनडिफाइंड नहीं चाहिए। तो अगर X2 की कोई एंट्री यहाँ पर 0 हो तो फिर उसको छोड़ देंगे, क्योंकि वो 0 पर आंसर इन्फिनिटी आएगा, तो इसलिए लिखा है X2 कैप ग्रेटर देन 0। फर्ज करो ये वाली एंट्री 0 होती तो 3/2 को 0 पर डिवाइड करते इन्फिनिटी आता, बस इसको छोड़ देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे यहाँ पर। 11/2 को 7/4 पर डिवाइड किया, 22/7, इसको उस पर डिवाइड किया, आंसर 6 आ गया। मिनिमम रेशो 22/7 आप जानते हैं 3 पॉइंट समथिंग होगी। इसका मतलब मेरा X2 जो था वो एंटरिंग वेरिएबल था, यहाँ पर आप चाहे एरो लगाना चाहते हैं लगा लें, ये एंटरिंग वेरिएबल है, ये मेरा आउटगोइंग वेरिएबल है। कौन? A1। की रो ये हो गई फर्स्ट रो, ये की कॉलम, दोनों की इंटरसेक्शन में 7/4 आ गया, ये मेरा की कॉलम की एलिमेंट आ गया। पहली रो जो है वो की रो है, इसका मतलब A1 चले जाएगा, A1 लीव्स दी बेसिस, और इसकी जगह कौन आएगा? X2, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा अब X2। फिर सेकंड इटरेशन शुरू, इंट्रोड्यूस X2 एंड ड्रॉप A1, कन्वर्ट दी। अब देख लो कि बेसिस में कौन कौन से दो वेरिएबल आ गए हैं, X2 और X1। ऊपर कौन है? X2, और नीचे आएगा X1। ठीक है, अब सेकंड इटरेशन में ये लाइन आपने लिखनी है कि A1 X2 आ जाएगा, A1 ड्रॉप हो जाएगा, लीडिंग एलिमेंट, ये 7/4 को हम 1 बनाएंगे, इसके नीचे वाले को 0 कर देंगे, इन दोनों को। ठीक है, जो और ऑपरेशन इधर लगाएंगे वही इस बी कैप इनवर्स को करना है। जब भी आपने ये रिवाइज सिंपलेक्स टेबल बना लिया तो उसके बाद अगला स्टेप है कि आपने बी इनवर्स को अपडेट करना है। ठीक है ना, नहीं जी, वो रो ऑपरेशन लगाने के बाद बी इनवर्स को अपडेट करने के बाद ये सारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस मतलब देखें इसमें से एम वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा। सही है, तो ये आप ऑपरेशन लगा कर देख सकते हैं। नेक्स्ट वी एवेल्युएट नेट वैल्यूएशन। अब आपने जब भी बी इनवर्स निकालना है तो मैं आपको स्टेप्स में लिख के दे चुका हूँ कि आपने ये निकाल लिया तो आपने हमेशा चौथा स्टेप है जीजे माइनस सीजे मालूम करना। ठीक है, रिवाइज सिंपलेक्स टेबल के बाद बी इनवर्स निकालते हैं, बी इनवर्स के बाद हमेशा ये चीज निकालते हैं। जीजे माइनस सीजे का फार्मूला ये आपके सामने है, सीबी बी इनवर्स 1, ये तीसरी रो आपके पास होती है हमेशा, ये मैंने तीसरी रो लिख दी। ए कैप हम शुरू से लिख चुके हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास 6 नंबर आ जाएंगे, 0 0 3/7 1/7 m प्लस -3/7 m -1। अब आप देख रहे हैं कि तमाम एंट्रीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब कोई स्टूडेंट यहाँ से कंफ्यूज ना हो गया, ये -3/7 है, ये तो नेगेटिव है। भाई m का कोफिशिएंट देखना है आपने, जहां जहां पर अगर m मौजूद है तो यहाँ पर भी m का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पर भी m का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। ठीक है, इनको नहीं देखना -1/7 और -3/7 को। और अगर कोई नंबर सिर्फ m के बगैर है फिर उसको भी देखेंगे, लेकिन ये जो नंबर m के बगैर है वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुके हैं। सिंस आल जीजे माइनस सीजे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो लास्ट सोल्यूशन इज ऑप्टिमम, द ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज गिवन बाय। अब जो ऑप्टिमल सोल्यूशन बनेगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना जो राइट साइड मैट्रिक्स है उसको अपडेट करना पड़ेगा, एक्स बी कैप निकालना पड़ेगा। सिंपल, एक्स बी कैप का फार्मूला बी कैप इनवर्स इंटू बी कैप। ये मेरा एक्स बी इनवर्स था, अभी निकाला था। बी कैप का फार्मूला, बी कैप जो था वो 760 है, इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये आंसर आ जाएगा 22/7 5/7 -27/7। अच्छा अब देखो, जैसे मैंने भी आपको बताया रिवाइज सिंपलेक्स जो सेकंड टेबल बनाया है, यहाँ पर कौन आना चाहिए था? X2। इसका मतलब पहली वैल्यू X2 की, दूसरी वैल्यू X1 की। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो
पहली वैल्यू x2 की यानी 22/7, दूसरी वैल्यू x1 की 5/7 और तीसरी वैल्यू हमेशा आपके पास रिप्रेजेंट करेगी z की वैल्यू को। तो z की जो मैक्सिमम वैल्यू है -27। अब यहाँ पर अगर कोई बच्चा z डैश नहीं लिखेगा, खाली z लिखेगा, तो वो टेक्निकली गलत होगा। हमने जो शुरू में मैंने आपको बताया था, आपने देख के जाए यहाँ पर ये वाली चीज कि मैंने जो मैक्सिमम कर रहा हूँ किसको, -z को, और -z का नाम क्या है, z डैश। इसका मतलब मुझे z डैश या -z की मैक्सिमम वैल्यू निकल आई है। z डैश इज इक्वल टू -20/7, हेंस एज मिनिमम वैल्यू ऑफ z, जिसका फार्मूला है माइनस ऑफ मैक्सिमम ऑफ -z, और मैक्सिमम ऑफ -z निकला है -20/7, उसको यहाँ पर पुट कर दिया। ये वाला माइनस बाहर वाला इससे मल्टीप्लाई होकर 27/7 आ जाएगा। तो ये आपके पास आज का लेक्चर बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ों को समझ आएगी, वो भी डिटेल से मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है आपको। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।